ओके, देखो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी लेआउट ऑफ सी प्रोग्राम। थोड़ा अलग है, बट ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ने के पहले हमको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या टॉपिक है? क्या हुआ? क्या है टॉपिक? मेमोरी लेआउट ऑफ सी प्रोग्राम। इसका मतलब है जब हम कोड कंपाइल करते हैं और कंपाइलर उसके बाद जनरेट करता है एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल जब आप रन करते हो तो जाके ना वो मेमोरी में स्टोर होता है कहीं। तो जो मेमोरी रहती है हर प्रोग्राम की अलग अलग रहती है, हर प्रोग्राम को अलग असाइन होती है। तो मेमोरी के अंदर क्या क्या होता है, उसका कैसे क्या लेआउट होता है, कैसे क्या इंस्ट्रक्शंस में कहाँ कॉपी होता है, क्योंकि हमारी जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल बनती है वो क्या है, आपकी बाइनरी फॉर्मेट में है, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। वो इंस्ट्रक्शन जाके मेमोरी में पूरा मैप कॉपी हो जाते हैं और फिर वन बाय वन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसका एक वन लाइन डेफिनेशन दे सकता हूँ मैं कि दी memory layout of C program refers to how a program is organized not as Z, organized when it is loaded into memory, और बोल सकते हैं, और loaded into memory, or while it's running ठीक है। तो मेमोरी का लेआउट कैसे दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ, मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए एक ब्लॉक बनाता हूँ मैं, 7 ब्लॉक्स। ऐसा कि मान लो ये मेमोरी का एक हिस्सा है। ये आपका 1 2 3 4 5 आपका 6 बड़ा कर दिया, और ये आपका एक ब्लॉक ये, और एक और आपका ये। ठीक है। तो ऐसे ना मेमोरी ब्लॉक्स रहते हैं, और मान लो कि एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, उसके लिए ये ब्लॉक असाइन हुआ, अलोकेट हुआ। अब इस हम तो अभी तक ये पढ़ रहे थे भाई, इंटीरियर ये बनाया हमने तो 4 बाइट का मेमोरी रैम में उसको असाइन हो जाएगा और उसको एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन इंटरनली वो मेमोरी के अंदर भी कहीं स्पेसिफिक जगह जाके ही अलोकेट होता है उसके लिए मेमोरी। वो हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में उससे रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। तो ये मान लो कि ये लो मेमोरी है, ये मेमोरी का लो पार्ट है, लो मेमोरी मतलब स्टार्ट करी 0 0 0 समथिंग इंडेक्स से। ठीक है। और ये हाई मेमोरी है तो उसको बोल सकते हैं
समथिंग 999 ये एड्रेस है। ये तो इसको बोल सकते हैं हाई मेमोरी, हाई मेमोरी। ठीक है, अभी ध्यान से देना। तो ये जो नीचे से सबसे पहला वाला ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट या कोड सेगमेंट। ठीक है, टेक्स्ट या कोड सेगमेंट बोलते हैं उसको। सबसे लोअर लेवल मेमोरी जो वहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से टेक्स्ट या कोड सेगमेंट बोलते हैं उसको। उसके बाद होता है डेटा सेगमेंट। ये अलग अलग ऐसे सेगमेंट होते हैं मेमोरी में, डेटा सेगमेंट। ओके, इसके बाद होता है BSS सेगमेंट, BSS सेगमेंट। ये सब रैम के अंदर ही होता है। हाँ? इसके बाद होता है हीप। हीप भी एक सेगमेंट है मेमोरी का। और जो हीप जो होता है ना वो ऐसे हीप ऐसे ग्रो होता है यहाँ से, अगर उसको ज़्यादा चाहिए मेमोरी तो ऐसे ग्रो करता है, ऊपर करता है ग्रो। ठीक है, अभी बीच में ये मान लो आपकी कुछ फ्री मेमोरी है, फ्री मेमोरी है। ठीक है, तो हीप को और ज़रूरत है, क्या करेगा वो कि वो फ्री मेमोरी की तरफ ऐसे बढ़ते जाएगा, उसको कंज्यूम करते जाएगा। इट्स लाइक पानी की टंकी भर रही है तो ऊपर तक ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगा, तो उसको फ्री मेमोरी में से कंज्यूम करते जाएगा मेमोरी। ठीक है, एक चीज़ ये एक्स्ट्रा वर्क बना दिया मैंने, ये यहाँ पर लाइन नहीं है। ठीक है, हीप ऐसे बढ़ेगा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ग्रोज अपवर्ड। ठीक है, ऐसे ऊपर बढ़ता है, फ्री मेमोरी है बीच में। उसके ऊपर फ्री मेमोरी के ऊपर रहता है कि स्टैक। स्टैक भी एक सेगमेंट है। वो स्टैक क्या करता है, वो डाउनवर्ड ग्रो होता है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ग्रोज डाउनवर्ड, डाउन, ऐसा। तो दोनों स्टैक बढ़ेगा तो थोड़ा नीचे खिसकेगा, और ये बढ़ेगा तो ऊपर खिसकेगा, तो फ्री मेमोरी थोड़ा श्रिंक होती जाएगी अगर स्टैक और हीप का सेगमेंट बढ़ रहा है तो। ठीक है, और उसके ऊपर जो है, स्टैक के ऊपर जो सेव होता है वो होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, और कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल। वेरिएबल्स ऐसा होता है। अभी हम इन सब सेगमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, फिर मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा क्या होता है। तो ये मेमोरी है, मेमोरी के अंदर अलग अलग सेगमेंट है, हर सेगमेंट का यूज़ अलग अलग है। हर सेगमेंट में से मतलब प्रोग्राम के अंदर आप किस टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि भाई ये वेरिएबल किस सेगमेंट में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टेक्स्ट सेगमेंट, टेक्स्ट या फिर कोड सेगमेंट। ये क्या करता है, इस सेगमेंट में, मेमोरी के इस हिस्से में पूरा जो हमारा एग्जीक्यूटेबल का कोड है या फिर बाइनरी का जो कोड है वो पूरा यहाँ कॉपी हो जाता है, पूरा कोड यहाँ पर कॉपी कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बोल सकते हैं क्या करता है ये, इट स्टोर्स कंपाइल्ड मशीन कोड, और मशीन इंस्ट्रक्शन बोलना सही रहेगा, मशीन इंस्ट्रक्शंस। और मतलब किसके इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटेबल, बेसिक एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, ये एक काम है इस सेगमेंट में, ये होता है जो भी हमारा बाइनरी का पूरा पूरा कोड है जो लिखा है हमने, वो कंपाइल होने के बाद जो मशीन फॉर्म में बना वो पूरा यहाँ पर कॉपी हो जाता है। ये जो होता है टेक्स्ट कोड, और ये जो सेगमेंट होता है, इट इज रीड ऑनली, इट इज रीड ऑनली, याद रखो आपको, रीड ऑनली।
रीड ओनली इसलिए कि भाई जो बाइनरी कोड है वो कॉपी हो गया, और रीड ओनली नहीं हो तो कोई भी इसको मॉडिफाई कर देगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए हमेशा रीड ओनली होता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल मैंने ऐसा कोड लिखा, हैश इंक्लूड stdio, और आपका फिर यहाँ पर एक फंक्शन लिख दिया मैंने, void sum integer x integer y, और ये क्या जस्ट प्रिंट कर देता है सम, printf %d x प्लस y, ठीक है। और ये एक समय जो हमें इसका डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन किया है, और यहाँ पर है आपका टीचर मेन, और आप यहाँ से क्या कर रहे हो, सम को कॉल कर रहे हो। यहाँ 5 पास किया आपने, यहाँ 10 पास किया, 2 आर्ग्यूमेंट निकली, और यहाँ पर एज यूजल आपका रिटर्न 0। ऐसा कुछ एग्जांपल के लिए कोड है। तो ये जो पूरा कोड है, ये जीसीसी कंपाइलर क्या करता है आखिरी में, ये पूरा कन्वर्ट कर देता है इसको मशीन इंस्ट्रक्शंस में, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा मशीन इंस्ट्रक्शंस में, मतलब 0-1 फॉर्मेट के फॉर्म में बाइनरी रहेगी। ये जो कोड होता है, ये जो पूरा कोड है अपना जो कंपाइल हो गया, ये पूरा स्टोर होता है यहाँ पर, ये हो जाएगा इस सेगमेंट पे, स्टोर मेमोरी के टेक्स्ट सेगमेंट या कोड सेगमेंट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद जो आता है दूसरा डेटा सेगमेंट, दूसरा है अपना डेटा सेगमेंट। स्पेलिंग डेटा सेगमेंट जो कि आपकी नेक्स्ट वाला है डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट क्या करता है, इट स्टोर्स, इसका अलग यूज है, इट स्टोर्स, कोड तो अपना स्टोर हो गया टेक्स्ट टेक्स्ट सेगमेंट में, अब क्या डेटा सेगमेंट क्या करे, इट स्टोर्स ग्लोबल एंड static variable that are not initialized, that are not initialized, ठीक है। ऐसे वेरिएबल ग्लोबल और स्टैटिक जो इनिशियलाइज नहीं है वो जाते हैं डेटा सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो कौन से वेरिएबल में एग्जांपल बताता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें इंक्लूड किया हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, और उसमें क्या किया मैंने, ग्लोबल वेरिएबल बनाया। आपको बताया मैंने इसको कि क्लास में ग्लोबल क्या होता है, तो मैंने ये लिखा इंटीजर ए, और मैंने लिखा स्टैटिक इंटीजर बी, और मैं फिर यहाँ पर मैं मेन से स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम को, इंटीजर मेन के अंदर इन दोनों वेरिएबल को मैंने प्रिंट करा दिया, कुछ भी किया। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने प्रिंट करा दिया दोनों वेरिएबल, प्रिंटफ इक्वल टू %d कॉमा, ये यहाँ डबल कोट नहीं आएगा यहाँ पर, ध्यान से देखना यहाँ पर, और b इक्वल टू %d डबल कोट क्लोज कॉमा, यहाँ पर a यहाँ पर b, दोनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है।
और यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है आपका रिटर्न 0। तो होगा क्या कि मैंने क्या बोला था, इट स्टोर्स ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, ये भी ग्लोबल है, ये दोनों ग्लोबल वेरिएबल है, ये दोनों ग्लोबल है, बोथ आर ग्लोबल वेरिएबल्स बट B is statical, B is static। ओके, तो ये जो A और B है ये कहाँ पर जाएंगे, डेटा सेगमेंट में जाएंगे। तो ये दोनों जो चीज़ हैं ये आपकी सेव होंगी कहाँ पर, ये सेव होंगी ऐसा, A और B यहाँ सेव हो जाएंगे, A और B इस मेमोरी में सेव होंगे। यहाँ तो अपना पूरा कोड होगा स्टोर, यहाँ डेटा सेगमेंट में A और B जाएगा, क्योंकि डेटा सेगमेंट में वही वेरिएबल जाते हैं जो ग्लोबल है और ग्लोबल स्टैटिक है और नॉट इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, नॉट कोई इनिशियलाइज नहीं किया हमने ए और बी को यहाँ पर, राइट। तो नॉट ऐसे तो वेरिएबल आपके डेटा सेगमेंट में जाते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा पार्ट है, या क्लोज कर दो मैं। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है बीएसएस सेगमेंट, वो है बीएसएस सेगमेंट। बीएसएस सेगमेंट मतलब बीएसएस सेगमेंट में क्या स्टोर होता है, बीएसएस सेगमेंट में इट स्टोर्स global and static variable, global and static variables that are गड़बड़ कर दिया मैंने, उल्टा बता दिया क्या, स्टोर ग्लोबल दैट आर इनिशियलाइज्ड। हाँ, डेटा सेगमेंट में एक्चुअली मैंने उल्टा रिवर्स बता दिया एक्चुअली। ये जो है आपका ये होना चाहिए बीएसएस सेगमेंट एक्चुअली, ये मिक्स कर दिया मैंने दोनों को। ये होना चाहिए, ये होगा बीएसएस सेगमेंट। तो बीएसएस सेगमेंट में ऐसे वेरिएबल जो इनिशियलाइज नहीं उनको सेव करते हैं, वो स्टोर होते हैं। तो ये जो इनिशियलाइज है तो बीएसएस में जाएंगे, तो ये आपके ये जो वेरिएबल हैं ये जाएंगे बीएसएस सेगमेंट में। बीएसएस सेगमेंट कहाँ पर है, इधर है। जो इनिशियलाइज नहीं है वो बीएसएस में जाएंगे। तो तीसरा सेगमेंट है, तो मैं यहाँ से नंबरिंग हटा देता हूँ, कंफ्यूजन आएगा, ये 1 हटा देता हूँ यहाँ से। टेक्स्ट सेगमेंट, ये बीएसएस और ये बीएसएस, नीचे वाला बीएसएस नहीं था, नेक्स्ट वाला जो है वो है डेटा सेगमेंट। ये आपका है नेक्स्ट डेटा सेगमेंट। तो डेटा सेगमेंट is to variable and global and static variable that are initialized, that are initialized। मतलब अगर मैं कोई ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ, एग्जांपल देखते हैं इसका, और आप इसको हैश इंक्लूड stdio.h और आपने
ग्लोबल वेरिएबल है लेकिन उनको इनिशियलाइज करना है। मैंने लिखा इंटीजर ए इक्वल टू 10 और स्टैटिक इंट पी। मैं दोनों स्टैटिक बता रहा हूँ और स्टैटिक बता रहा हूँ, नॉर्मल नॉन स्टैटिक बता रहा हूँ, ताकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बी इक्वल टू 20 और अकेला भी हो सकता है। तो सिर्फ इंटीजर ए है ग्लोबल तो भी वो आपका डेटा सेगमेंट में जाएगा, और सिर्फ स्टैटिक इन बी इक्वल टू 20 तो भी डेटा सेगमेंट में जाएगा। इनिशियलाइज होना चाहिए, ग्लोबल होना चाहिए। इसके बाद आप इंटीजर मेन फंक्शन को डिफाइन करो और आप प्रिंट कर दो कुछ भी एग्जांपल के लिए। प्रिंट एफ ए इज परसेंटेज डी कॉमा बी इज परसेंटेज डी और यहाँ पर कॉमा ए कॉमा बी और एज यूजुअल रिटर्न 0। तो यहाँ पर ए और बी ये दोनों ही ग्लोबल वेरिएबल है। मेन फंक्शन के ऊपर जो डिफाइन करते हैं हम या डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। शायद मैंने पुरानी क्लास में बताया ये दोनों ग्लोबल वेरिएबल है और दोनों इनिशियलाइज भी हैं। तो ये दोनों जाएंगे डेटा सेगमेंट में। तो ये दोनों आपके जाएंगे डेटा सेगमेंट में जाएंगे मेमोरी के। ठीक है, ओके, ये डेटा सेगमेंट हुआ क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या था अपना, डेटा सेगमेंट के बाद हीप है उसके बाद। तो हीप के अंदर क्या स्टोर होता है? नेक्स्ट है आपका हीप। पहले कभी वर्ड सुना है हीप? किसी ने हीप मेमोरी कोई प्रोग्रामिंग सीखी किसी ने स्कूल टाइम पे कि नहीं सुना होगा? ठीक है, मेमोरी के अंदर पार्ट रहता है हीप, जैसे कि अदर सेगमेंट है। तो ये क्या यूज होता है इसका यूज है, इट इज used for dynamic मेमोरी एलोकेशन में यूज होता है इसका। मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती, कैसे होती, वो नहीं पता आपको, मुझे पता है, लेकिन याद रखो हीप के अंदर जो आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करोगे वो हीप वाले पार्ट में जाएगा। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेट आप कैसे कर सकते हो? डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होती है, ये जो चीज़ होती है वो उसकी फंक्शन है सी लाइब्रेरी सी के, वो आप यूज़ कर सकते हैं मैलॉक फंक्शन और एक आपके कैलॉग और एक और ऐसा रीलॉक और तो ये फंक्शन क्या यूज़ है? इन फंक्शन को बताते हैं भाई इतने बाइट्स का मेमोरी चाहिए, इंटीजर के लिए बाइट मेमोरी चाहिए, लेकिन हमको जैसे इस फंक्शन में पास करेंगे कि हमें 4 बाइट चाहिए, या फिर इंटीजर के लिए कुछ लेट्स वो कि ये मानो कि 4 बाइट चाहिए, अब 8 बाइट चाहिए, तो इसको पास करेंगे 4 बाइट 8 बाइट, और ये बाद में ये जो मेमोरी एलोकेट करेगा ये पूरा जाएगा हीप के अंदर। तो ये जो फंक्शंस जो है एलोकेट करेंगे मेमोरी, ये आपके सेव होंगे हीप के अंदर और जाओगे तो ये जाएंगे इधर हीप के अंदर सेव होंगे वेरिएबल्स। अब वो कैसे होती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मैं आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड दूँ, थोड़ा सा बेसिक देता हूँ, डिटेल में बातें पढ़ेंगे। डायनेमिक मेमोरी allocation is done using pointers
पॉइंटर्स मैंने पहले पढ़ा है, पॉइंटर यूज करके ही एलोकेट करते हैं, ठीक है। और तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ बेसिक आपको, क्या पेन चल नहीं रहा है, कैसे रहता है। डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन करना है तो आपको एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ptr इक्वल टू, मैंने क्या बोला, ये मैलोक कैलोक या रीलोक में से कोई फंक्शन यूज कर सकते हैं, अभी मैलोक यूज करते हैं, MALOC मैलोक। और यहाँ पर बोलेंगे कितनी एलोकेट चाहिए मेमोरी, हमको चाहिए साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट, जो भी साइज हो इंट का उतनी चाहिए। इंटीजर का साइज होता है हम 64 बिट 4 बाइट, तो ये 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट कर लेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप साइजेस दे रहे हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इंटीजर एक पॉइंटर लो और उसमें एलोकेट करो मेमोरी 4 बाइट का, यहाँ 4 लिख दोगे तो भी बात बराबर है। तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है। तो होता क्या है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग ऐसे कर रहे थे, अभी तक हम लोग कैसे करते थे, हम बनाते थे एक पॉइंटर और एक वेरिएबल, सपोज इंटीजर a, और उसमें एड्रेस ऑफ a का डाल देते। तो क्या होता था, पीटीआर में और एक ये वेरिएबल है हमारा यहाँ पर हेलो a, उसका एड्रेस है 1000, तो यहाँ 1000 स्टोर करता था। तो ये पीटीआर इनडायरेक्टली a को पॉइंट करता था, बट पीटीआर पॉइंट करता था इस केस में a को पॉइंट करता था, ये एग्जांपल। पीटीआर की ये मैलो के केस में क्या होगा, ये जो पीटीआर है इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, pointer will point to memory location directly, memory location without using any variable address, variables address। तो इस केस में क्या होगा, मैंने अगर जब ऐसा लिखता हूं, मैं इंटीजर पॉइंटर है और उस पॉइंटर पर मैं मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ यूजिंग मैलॉक और साइज ऑफ इंट के बराबर, दैट इज 4 बाइट। तो क्या होगा, तो इस केस में मैलो क्या करेगा, ये जो है ये क्या करेगा, ये 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट करेगा, 4 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट करेगा, उसमें बाय डिफॉल्ट गार्बेज है और उसका कुछ एड्रेस होगा, मान लो कि इसका एड्रेस है 1000, और इस पॉइंट पर एक पीटीआर बनेगा, पीटीआर का खुद का मेमोरी होगा जो कि 8 बाइट है। उसके अंदर पीटीआर क्या करता है, मैलोक क्या करता है, एड्रेस रिटर्न करता है खुद से। तो मैलोक रिटर्न करेगा एड्रेस जो मेमोरी एलोकेट हुई है और वो पीटीआर में असाइन कर देगा। तो यहाँ इसका एड्रेस मेमोरी एलोकेट हुई, उसका एड्रेस 1000, तो 1000 यहाँ असाइन कर देगा। तो पीटीआर इनडायरेक्टली इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू 4 बाइट मेमोरी। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं लिया हमने, कुछ लिया, डायरेक्ट मेमोरी मिल गई पॉइंटर को, ठीक है। ऐसा हम एडवांस अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। ये था हीप, ये था आपका हीप, इसको अंडरलाइन कर दूं मैं, हीप। इसके पहले था डेटा सेगमेंट, इसके पहले था बीएसएस सेगमेंट, और इसके पहले था कोड और टेक्स्ट और कोड सेगमेंट, ठीक है। ये हो गया।
अभी इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है फ्री मेमोरी, जो मतलब कंज्यूम होती आएगी, हीप बढ़ते जाएगा ऊपर और स्टैक नीचे आएगा, तो ये इसमें से कंज्यूम होती आएगी धीरे धीरे, ये मेमोरी फुल हो जाएगी तो फ्री मेमोरी जीरो हो जाएगी और प्रोग्राम क्रैश हो सकता है उस केस में। वो दूसरी बात है। अभी आ गया स्टैक। नेक्स्ट आपका जो सेगमेंट है वो है स्टैक। अभी स्टैक में कौन से वेरिएबल जाते हैं या प्रोग्राम जाता है, स्टैक में बेसिकली क्या सेव होता है। तो स्टैक क्या करता है, इट स्टोर्स लोकल वेरिएबल। इसमें लोकल वेरिएबल स्टोर होते हैं इस मेमोरी के पार्ट या सेगमेंट में। इट स्टोर्स लोकल वेरिएबल, ठीक है। और लोकल वेरिएबल और बोल सकते हैं इट स्टोर्स फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी फंक्शन के हाथ में। इट स्टोर्स, अगर इट स्टोर्स एक और चीज, इट स्टोर्स रिटर्न एड्रेस। कुछ अगर आप रिटर्न कर रहे हो फंक्शन से, किसी का एड्रेस रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न एड्रेस, ठीक है। और एक और चीज रिटर्न करता है ये, क्या था वो, नहीं बस ये तीन ही पॉइंट है, तीन ही पॉइंट है, बताता हूँ। ये स्टैक में जाता है ये लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल से मतलब क्या, जिसने पुरानी क्लास पढ़ी है उसको पता है लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो लोकल वेरिएबल देखते हैं हमने एक प्रोग्राम एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, हैश इंक्लूड stdio और इंटीजर मेन, और मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर ए, इंटीजर बी, ठीक है। और इधर एक मान लो कि एक फंक्शन भी है यहाँ पर, फंक्शन वॉइड ऐड, एक फंक्शन भी है, उसका डेफिनेशन है, उसको कॉल नहीं कर रहा, ठीक है, उसका डेफिनेशन है नीचे वॉइड ऐड, उसमें कुछ आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही है। और उसमें भी खुद की वेरिएबल है इंटीजर ए और बी। अब आप लोगों में से जिसने पहली क्लास पढ़ी नहीं है वो बोलेगा कि भाई इंटीजर में मेन के अंदर भी दो वेरिएबल है, ए और बी, और इसमें भी दो वेरिएबल है। पॉसिबल है क्योंकि दोनों का ब्लॉक अलग अलग है, घर अलग अलग है, दो अलग अलग घर में सेम नाम के लोग रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही बताया मैंने, ये दोनों फंक्शन के अंदर है, ये लोकल वेरिएबल है, इनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ये भी यहाँ पर लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। और अगर अगर मैं इस फंक्शन में पास कर दूं कुछ वेरिएबल, ठीक है, इस फंक्शन में, इस फंक्शन में पास कर दूं मैं, बोलो कि भाई इसको दो इंटीजर वैल्यू पास करनी है, ऐसा डिक्लेरेशन में बोला। तो यहाँ पर मैंने बोल दूँ इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई ये दोनों भी लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मतलब लोकल टू, मतलब एक्स और वाई को आप इसी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हो, ए और बी को आप इसी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हो, लोकल टू दैट ब्लॉक, इसलिए बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो जितने भी लोकल वेरिएबल होंगे आपके प्रोग्राम में, ये और ये सब के केस में, तीनों के केस में, इंटीजर मेन के दो वेरिएबल, आर्ग्यूमेंट के दो वेरिएबल और ऐड फंक्शन के, ये मतलब 6 वेरिएबल, ये 6 वेरिएबल ना जाके सेव होंगे स्टैक में। यहाँ पर सारे लोकल वेरिएबल यहाँ पर सेव होंगे। तो मैं
बना देता हूँ कभी बच्चों करके, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ मैं ताकि याद रहे आपको, बाद में पीडीएफ देखो तो। ये और हमें सही नहीं लग रहा है ऐसा लंबा चौड़ा ड्रॉ करना लाइन को। ये जो है सब यहाँ पर से होंगे मेमोरी के इस हिस्से में, स्टैक में, ठीक है। अभी कमांड उसके ऊपर भी कुछ एरिया रहता है जिसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट और एनवायरनमेंट वेरिएबल सेव होता है, वो अभी हम बाद में देखेंगे। इसमें किसी को डाउट? हाँ प्रशांत, क्या बोला? कुछ भी समझ नहीं आया मेरा, बहुत आवाज स्लो है और पीछे बैकग्राउंड नॉइज थी। हाँ स्टैक पे जाएंगे। वो इनिशियलाइज अनइनिशियलाइज कंसेप्ट दोनों वो ग्लोबल वेरिएबल की केस में है। एक जाएगा बीएसएस में, दूसरा जाएगा डेटा में। हाँ तो लिख देता हूँ मैं लोकल वेरिएबल, लिख देता हूँ इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड, दोनों दोनों इस स्टैक पे जाएंगे। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं ऑल 6 वेरिएबल्स आर stored on the stack, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी को डाउट इसमें? ओके तो ये एक पॉइंटर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज डन यूजिंग पॉइंटर एंड मेमोरी एलोकेट जब होती है तो एंड शुड बी डिलीटेड मैनुअली। वो बाद में बताऊंगा क्या होता है इसके मैनुअली, क्यों लिख रहा हूँ। शुड बी डिलीटेड मैनुअली, ओके। तो ये है। तो अगर पूरा एग्जांपल बताऊं, फुल एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल मैं अगर लिखूं एग्जांपल, तो मुझे अभी ध्यान से मुझे बताना है इसका आंसर, क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं प्रोग्राम लिखूं, आपका लिखता हूं मैं हैश इंक्लूड stdio h, और आपका एक ग्लोबल लिया मैं इंटीजर, ग्लोबल बोलना सही है, उसको बोलता हूँ मैं। ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा, इंटीजर ए इक्वल टू 10, ठीक है। और मैंने बोला इंटीजर बी कुछ भी नहीं, इनिशियलाइज नहीं किया मैंने, एक और स्टैटिक बोला, स्टैटिक इंटीजर सी इक्वल टू 100, और एक और बनाया मैंने स्टैटिक इंटीजर डी, कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। 4 वेरिएबल बना दिए मैंने। अभी इसके बाद मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया मेन के पहले, मेन उसका नाम है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए, इंटीजर x, इंटीजर y, और उसकी डेफिनेशन के अंदर मैंने फिर से वैल्यू बनाया इंटीजर e
और दूसरा बनाया, एक ई बनाया और एक को बनाया इंटीजर f इक्वल टू 200, ठीक है। उसी के अंदर मैंने एक पॉइंटर भी बनाया, इंटीजर ptr इक्वल टू malloc और साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। अभी जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसको। अब देखो पॉइंटर यूज़ किया है मैंने, पॉइंटर चालू करोगे, पॉइंटर को हमेशा याद रखो, पॉइंटर यूज़ कर रहे हो तो फ्री करना पड़ता है मेमोरी, यूज़ करने के बाद ऐसे फ्री करना पड़ता है, फ्री फंक्शन कॉल करना पड़ता है और उसमें जो आपका पॉइंटर है वो पास करना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करो आप, ये फंक्शन बन गया मेरा, ये फंक्शन क्लोज हो गया। अभी मेन है इंटीजर मेन फंक्शन, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने और वेरिएबल बनाया इंटीजर जी और इंटीजर h इक्वल टू 300, ठीक है। और मैं फंक्शन भी कॉल कर लेता हूँ यहाँ से, फंक्शन कॉल भी किया मैंने और यहाँ से 5 10 पास किया। मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर पास हो रहा है लेकिन एक्स वाई यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ फिर मैंने रिटर्न 0 कर दिया, ठीक है। ये क्लोज कर दिया मैंने फंक्शन, ओके। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो है ये मेमोरी किस सेगमेंट में जाएगा, अगर याद है आपको तो। डेटा में जाएगा, राइट, क्योंकि डेटा में जाता है इनिशियलाइज ग्लोबल, ये ग्लोबल भी है, मतलब मेन के पहले जो ग्लोबल है, फंक्शन के बाहर है और मेन के पहले तो ग्लोबल है, ये जाएगा डेटा सेगमेंट में, बी कहाँ जाएगा, BSS में जाएगा, BSS सेगमेंट में जाएगा। ये इंटीजर सी स्टैटिक है, कहाँ जाएगा, ये इनिशियलाइज्ड है, ये भी डेटा में जाएगा, राइट, ये भी डेटा सेगमेंट में जाएगा। डी कहाँ जाएगा, अभी दूसरे स्टूडेंट बोलेंगे कहाँ जाएगा, ठीक है, इसके बाद शांत आप रुकना एक मिनट, ओके। अब मुझे बताओ बाकी लोग, ये एक्स और वाई कहाँ जाएंगे, गेस कर लो, थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन बताओ मुझे कहाँ जाएंगे, कहाँ मेमोरी में कहाँ लोकेट होंगे, डेटा में जाएंगे क्या, पहली बात तो, हाँ हाँ बोलो, ये तो लोकल वेरिएबल है ना, मैंने ऊपर बताया था कि ये लोकल वेरिएबल है, ये एक्स फंक्शन के आर्गुमेंट में जो होता है वो भी लोकल वेरिएबल बोलते हैं उनको, लोकल वेरिएबल। यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेरिएबल इन आर्गुमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड लोकल वेरिएबल, आर्गुमेंट्स आर आल्सो लोकल वेरिएबल, उनको भी लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो लोकल वेरिएबल कहाँ जाएंगे, एक्स और वाई, एक्स और वाई का हाँ ये जाएंगे स्टैक के अंदर, ठीक है। अभी मुझे ई कहाँ जाएगा, ई कहाँ जाएगा, ई यस स्टैक में जाएगा, ये भी लोकल है, स्टैक में जाएगा। और एफ कहाँ जाएगा, हाँ ये भी स्टैक में जाएगा। अब मुझे बताओ, ये इससे ना मेमोरी एलोकेट होगी 4 बाइट, ये एलोकेट करेगा 4 बाइट मेमोरी, ये 4 बाइट मेमोरी कहाँ जाएगी, कहाँ से मिलेगी, कहाँ अलोकेट होगी मेमोरी में, नो नो फ्री में क्यों जाएगी, मैं ये डायनेमिक डायनेमिक मेमोरी लोकेशन है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन हीप में जाती है,
मैंने बताया था यहाँ पर, क्या कुछ मिस कर दिया मैंने क्या? इट इज़ यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और ये जो है मैलोक एलोक रिलॉक से एलोकेट होती है। ये देखो मैं बनाया एरो लेके गया हूँ, हीप में जाती है, फ्री सेक्शन में नहीं जाएगी। फ्री सेक्शन में कुछ भी एलोकेट नहीं होगा। फ्री क्या छोटा बड़ा कंप्रेस होते जाएगा। हीप को ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो हीप बढ़ते जाएगा, स्टेक को चाहिए तो स्टेप बढ़ते जाएगा, और वो कंप्रेस होती जाएगी मेमोरी। तो ये जो है ये 4 बाइट है, स्पेशली 4 बाइट जाएगा कहाँ पर? हीप में। ये 4 बाइट हीप में जाएगा। बट क्वेश्चन इज, ये एक वेरिएबल है स्पेशल टाइप का, ये कहाँ जाएगा? ये पीटीआर कहाँ जाएगा? पीटीआर भी तो एक वेरिएबल है। पीटीआर को 8 बाइट लेगा, जैसे हमको पता 8 बाइट लेगी, 8 बाइट मेमोरी में कहाँ अलोकेशन होगा 8 बाइट का? हाँ, पीटीआर जो है ये स्टैक में जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछते हैं डायरी मेमोरी एलोकेट किया तो मैलोक का मेमोरी कहाँ जाएगा और पीटीआर भी वहीं जाएगा कि और कहीं जाएगा? तो स्टैक में जाएगा। ये अभी छोड़ो। इसके बाद मुझे बताओ जी कहाँ पर जाएगा? लोकल है, क्योंकि लोकल मतलब ब्रेसेस के अंदर है, मतलब वो लोकल है। और पैरेंथेसिस के अंदर है तो भी लोकल है। तो यहाँ देखो ये पैरेंथेसिस था, इसके अंदर भी लोकल है, और ये जो ब्रेसेस के अंदर है वो भी लोकल है, एक्सेप्ट मैलोक को छोड़ के। तो ये भी इसके अंदर जो भी है सब वो अगर मैलोक यूज़ नहीं किया है तो सब स्टैक पे जाएगा। तो जी भी स्टैक पे जाएगा। और एच इक्वल टू ये कहाँ जाएगा? 3300, ये भी स्टैक में जाएगा। और देखो अभी जब फंक्शन की ये फंक्शन जब वैल्यू पास करते हैं ना तो वो भी स्टैक में जाता है एक्चुअली। 5 और 10 ना टेम्पररी वैल्यू जाएंगी, एक्स और वाई में कॉपी होगी। तो जब ये कॉपी करेगा ना तो एक्स और वाई ना स्टैक पर रहेंगे, उसमें ही वैल्यू कॉपी कर देगा। तो यहाँ कुछ मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे। ऐसा है, ऐसे काम करता है ये मेमोरी लेआउट। आई होप समझा होगा। आप इसको रिवाइज करो। इसका प्रोग्राम तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हम जितने प्रोग्राम बना रहे थे उनमें इस सब का हमने यूज़ किया है, वेरिएबल्स का, फंक्शंस का। हाँ, मैलोक नया है। मैलोक पढ़ने के पहले मुझे कंसेप्ट बताना था। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में वो फंक्शन यूज़ होते हैं जो मैंने बताया, और पॉइंटर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आप देखना। तो कल जो है ना